हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो आपका रहने वाला है वो है डीडीए-जेईई। डीडीए-जेईई के एग्ज़ाम डेट के बारे में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी के बहुत से डाउट थे कि डीडीए-जेईई का एग्ज़ाम कब होगा और कितने समय में होगा, और इसके बारे में कोई जानकारी आपको नहीं मिल रही थी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स के जरिए हमारे पास मैसेज कर रहे थे, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, बात यह है कि डीडीए-जेईई का एग्ज़ाम अभी तक क्या था कि 6 महीने बीत गए हैं, अभी तक कोई नोटिस नहीं आई है। आपको पता ही होगा कि बीटेक वर्सेस डीडीए कुछ केस चल रहा था, केस का निपटारा हुआ। उसके बाद फिर अब नया मामला सामने ये आ रहा है कि डीडीए कह रहा है कि हमको प्रमोशन में दिक्कत होगी, हम डिप्लोमा के कैंडिडेट को प्रमोट करना चाहेंगे आगे, तो हमको हमारा जो क्राइटेरिया है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, इसलिए हम बीटेक को अलाउ नहीं कर रहे हैं। पर बीटेक वाले मानने को नहीं है, वो बोल रहे हैं कि हमको अलाउ होना ही है। इसी वजह से आपका एग्ज़ाम डिले हो रहा है। पर कब एग्ज़ाम होगा इसके बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तब हम क्या करें? क्या हम उसी के सहारे बैठे रहें, अपने समय को वेस्ट करते रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको उसके सहारे अपने समय को वेस्ट नहीं करना है। करना क्या होगा आपको इसके लिए? देखो, बात ये है ना कि समय आपका तो लगातार कम होता जा रहा है, आपकी एज बढ़ती ही जा रही है, पर हम उस एग्ज़ाम को लेकर कब तक वेट करेंगे? हम उसका वेट नहीं कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि 2022 में एग्ज़ाम का होने वाला था, पर एग्ज़ाम नहीं हुआ। उसी के चक्कर में बहुत से बच्चों ने अपना एसएससी जेईई एग्ज़ाम अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया, डीआरडीओ अटेम्प्ट नहीं किया। बहुत से और भी एग्ज़ाम हुए जो लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किए अच्छे तरीके से ड्यूरिंग टू डीडीए-जेईई एग्ज़ाम, डीडीए-जेईई की वजह से। पर अब हमको ऐसी गलती 2023 में नहीं करनी है। हमारे माँ बाप का जो सपना है, हमारे माँ बाप की आंखें जो हैं बूढ़ी होती जा रही हैं इस सपने को पूरा करने के लिए यार, तो हमको ऐसा नहीं करना है कि उसी के सहारे बैठे रहना है। डीडीए-जेईई की तैयारी हम लोग करते रहेंगे, पर एग्ज़ाम के बारे में किसी को नहीं पता है। और एक बात और ध्यान रखना कि एग्ज़ाम जब भी डीडीए का होगा तब उसके लिए आपको 1 महीना मालूम पड़ जाएगा, तो उस 1 महीने में आप उसको अच्छे से टारगेट करना। बाकी अभी क्या करना होगा कि आपको डीडीए एग्ज़ाम के साथ साथ बाकी जो भी एग्ज़ाम है उनको भी लेके चलना होगा। हमको इस बात को समझना होगा यार कि आखिर एग्ज़ाम्स में आएगा क्या, या तो टेक्निकल या तो फिर नॉन टेक्निकल। तो क्यों ना हम अपने टेक्निकल को इतना मजबूत कर लें, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हम अपने सिविल इंजीनियरिंग को अच्छे से पकड़ बना लें। अभी आपको पता है कि आपके पहले सवाल का उत्तर आपको मिल चुका होगा कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम के बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि डीडीए एग्ज़ाम आज होगा, कल होगा, 2 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद होगा, किसी को नहीं पता। आप लोग बार बार इसको परेशान मत हुआ करिए कि एग्ज़ाम कब होगा, कितने दिन में होगा, किसी को नहीं पता। बस अपनी तैयारी को आप करते रहना है। लेकिन तैयारी को करते रहना कब तक करते रहें? फिर आपका सवाल यही उठेगा, भैया कब तक पढ़ें, कब एग्ज़ाम होगा? तो आप डीडीए को मत टारगेट करो अभी इतने लंबे समय से, क्योंकि आपने 6 महीना तो आपने टारगेट कर ही लिया। अब फिर आपको कब तक टारगेट करना है? इसको मत टारगेट करो। आपको टारगेट करना है अपने सिविल इंजीनियरिंग को, अपने नॉन टेक वाले पार्ट को। आप होता क्या है, कोई एग्जाम आता है तो आप उसको टारगेट कर देते हो कि हमको इस एग्जाम को निकालना है, पर एग्जाम का जो पैटर्न सिलेबस होता है आप उसको पढ़ते हो, आप खूब मेहनत करते हो, पर आप उस एग्जाम में सेलेक्ट नहीं जब होते, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते प्रीलिम्स में, तो आप जो है डिमोटिवेट हो जाते हो, फिर छोड़ देते हो, फिर आप हताश हो जाते हो, फिर आप परेशान होते हो। तो अब हम आपको बताऊं, अब आपको 2023 में एक अलग नज़रिया रखना है, अपनी तैयारी का एक अलग नज़रिया रखना है। कैसे? कि आपको ये सोचना है कि हमको बस अपने, अगर हम सिविल से हैं तो हमको बस अपने सिविल इंजीनियरिंग को मजबूत करना है, अपने हर एक टॉपिक को क्लियर करना है, चाहे वो स्ट्रक्चर का पार्ट हो, चाहे आपके थ्योरी का पार्ट हो, चाहे वो सॉइल मैकेनिक्स हो, अगर कोई भी सब्जेक्ट आपका रहने वाला हो, तो आपको उस पर काम करना है। ना कि ये सोचना है कि हमारा एग्जाम तो डीडीए का है, हम डीडीए फोकस होकर पढ़ेंगे, हमारा आरआरबी यही, हमारा एसएससी यही है। नहीं, अब आपको अपने नज़रिए को बदलना होगा। आप नज़रिया थोड़ा बदल के देखना, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप जब ऐसा टारगेट करोगे कि हमको अपने सिविल इंजीनियरिंग पे काम करना है, हमको अपने नॉन टेक पे काम करना है, तो उससे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि डीडीए-जेईई के जो हमारे कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं तो क्या और उसमें बूस्टअप ला सकते हैं, किस तरीके से वो पढ़ें, या साथ साथ जो भी आपके एसएससी जेईई एग्जाम 2000 अक्टूबर में होगा तो उसके पैरेलल में तैयारी करें। देखो, उसमें भी आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आएगा। एसएससी जेईई में 50 नंबर का जीएस, 50 नंबर की रीजनिंग, 100 नंबर का टेक्निकल आएगा। टेक्निकल कहीं ना कहीं 100 नंबर का है। नॉन डीडीए में बात करें तो 80 नंबर का टेक्निकल और 40 नंबर का नॉन टेक्निकल, यहाँ भी 80 नंबर का आएगा। तो क्यों ना हम इस सिविल इंजीनियरिंग को इतना मजबूत कर दें कि अगर नॉन टेक का वेटेज कभी कभी ऊपर नीचे हो तो हम अपने टेक्निकल वाले सब्जेक्ट से कोर कर ले जाएं। मैं आपको बता दूं एक कहानी, अभी यूपीएमआरसी जेईई की, आप ध्यान से सुनना मेरी बातों को, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। कुछ आपको ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से आती है, आपको ये चीज़ें कोई बताएगा नहीं। मार्केट में बहुत से लोग अच्छे से अच्छे पढ़ा देंगे, सब कुछ बता देंगे, पर एक्सपीरियंस जो होता है रियल एग्जाम का, रियल लाइफ का, वो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ें फेस कर रहा हूँ यार। देखो, 2020 में यूपीएमआरसी जेईई का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो
जब मैंने उस अटेम्प्ट को पहली बार किया तो मैंने पूरे सिलेबस को पढ़ रखा था, ना कोई गुप्ता पढ़ी थी, ना कोई ऐसी मार्केट में SSG PIQ पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा था, बस अपने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे, ना मुझे उतना टेक्स्ट बुक के बारे में पता था उस समय। तो मैंने जब प्रीलिम्स पहली बार दिया तो ऐसा लगा कि टेक्निकल बहुत ज़्यादा टफ है, GS मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट है। तो उसके बाद फिर से उतना दिमाग नहीं काम करता था, उतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो बाद में एग्जाम में नहीं समझ पाया कि वैसे आगे पढ़ना क्या है। फिर अपने इसी में लग गया, भाग दौड़ में लगे रहा, पर नहीं, इस बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया UPMRC JEE का, तो मैंने उससे पहले एग्जाम से पहले मैंने PIQ देखा। मैंने कहा टेक्निकल तो हार्ड है, मतलब कि लेवल अप है थोड़ा, और नॉन टेक तो चलो हो जाएगा, ये सोच के गया। पर इस बार क्या हुआ जानते हैं आप सभी ने, जितने लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, तो वो सच्चाई बताएं कि टेक्निकल कैसा था। टेक्निकल ऐसे क्वेश्चन थे कि अगर जो बंदा डेली पढ़ता है, मतलब साल के 365 दिन या मान लो लगातार तैयारी करता है, वो बंदा, और कोई ऐसा कैंडिडेट बैठा होगा जो साथ साथ कुछ जॉब भी करता है, अपना कहीं पढ़ता भी है, नॉर्मल दिन में निकाल के 2-3 घंटा पढ़ लेता है, तो वो भी कर लेगा। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था टेक्निकल का कि जो बहुत ज़्यादा टफ रहा हो। 70 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 90 क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस बार टेक्निकल का लेवल इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, मतलब इजी था। जो बंदा अच्छा पढ़ने वाला होगा, जो एक नॉर्मल होगा, उन दोनों के मार्क 65 से 70 क्वेश्चन के आसपास सही हुए होंगे। क्योंकि जो कम पढ़ने वाला बंदा होगा, मतलब जो रेगुलर ना पढ़ता होगा, तो वो तो 70 क्वेश्चन चूज करके एकदम करेक्ट किया होगा, क्योंकि यार भाई उसको पता है कि मैं ऐसे भी क्वेश्चन इतना नहीं पढ़ा हो तो मैं हाई क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, जो इजी क्वेश्चन उनको करके आऊँगा। पर जो ज़्यादा पढ़ने वाले रहे होंगे, जो लगातार पढ़े होंगे, वो तो कहेंगे यार मुझको तो 70 तो करना ही करना है, प्लस उसको 80-85 तक करना है, क्योंकि नंबर और अच्छे आए। तो अब नंबर और अच्छे लाने के चक्कर में वो निगेटिव में कुछ चले होंगे। निगेटिव में जाने के बाद वो उन्हीं की कैटेगरी में आ गए जो कम से कम पढ़ते थे। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल सबका एवरेज हो गया। अब आते हैं नॉन टेक की। नॉन टेक में GS कैसा पूछा? GS पूछ दिया ऐसा आपका कि हाई लेवल का पूछ दिया भाई, उसमें सबको बराबर हो गए। अब चाहे खूब पढ़ने वाले हो चाहे कम पढ़ने वाले हो, उतना GS कोई पढ़ेगा नहीं। तो 20 नंबर में 5 क्वेश्चन अगर जिसके सही हो गए, तो मान लो वो बंदा था जो कम पढ़ने, उसने 5 नंबर कर दिए, और जो वो था भैया कहेगा हमको नहीं करना, हम तो बहुत डर लग रहा है, हम अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, तो वह नंबर तुम्हारे ऐसे डिक्रीज हो गए। तो रीजनिंग की बात कर लें, रीजनिंग सबके सही थे। मैथ की बात कर लें, मैथ जो ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाला वो उसके नंबर अच्छे आए होंगे, बाकी मैथ में कोई नंबर स्कोर नहीं कर पाया होगा। अब बात करें इंग्लिश की। इंग्लिश तो आप लोग ऐसे छोड़ देते हो, सिविल इंजीनियर हो भाई ना, इंग्लिश ऐसे छोड़ देते हो, कोई पढ़ता नहीं है, इंग्लिश में कौन पढ़ेगा। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट आपको आती है, तो इस बार पूछा नहीं। तो अब आपको करना क्या है यार? कहीं ना कहीं आप देख रहे होगे कि हर एग्जाम अपना पैटर्न बदल रहा होगा। अब इस बदलते पैटर्न को आप कैसे हैंडल करना है, कैसे अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, इस सब की समस्या अब आपकी दूर ये करेगी कि आपको किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट नहीं करना है। पहले से ही एग्जाम के 1 महीना पहले उसके पर्टिकुलर पढ़ लो, पर जो बचे समय, जैसे इस जनवरी बीत रही है, फरवरी बीत रही है, मार्च, अभी आपके सामने कोई एग्जाम नहीं है। अप्रैल मई तक हमें लग रहा है कोई एग्जाम नहीं है। जो मेंस में लगे हैं मैं उनकी बात नहीं करूंगा, वो तो मेंस में अपने हैं, लेकिन अभी आपके पास 4 से 5 महीना है। तो ये वक्त होता है अपनी तैयारी को बूस्ट देने का। अगर आप तैयारी वाकई में कर रहे हो तो ये वक्त होता है अपने सिविल इंजीनियरिंग को पढ़ने का, अपने टेक्निकल पे कमांड बनाने का, नॉन टेक पे कमांड बनाने का। अब आप कैसे कमांड बनाओगे? समस्या ये है कि आप लोग सोचते हो कि मैंने एक बार सिविल इंजीनियरिंग को पढ़ लिया है तो अब आपको आगे पढ़ने की दिक्कत नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर से अपने नोट्स को सारे अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो में यही बात करूंगा, DDA JEE की तैयारी जो कर रहे हैं वो अपने आप को और कैसे इस बचे हुए एग्जाम की डेट तो है नहीं, अभी इसमें और आपको कैसे बूस्टअप दें अपने आप को। सबसे पहले अगर आपने तैयारी शुरू की होगी तो आपने अपने पूरे सिलेबस को पढ़ा होगा। सिलेबस से आपने देखेंगे सर्वेइंग है, बिल्डिंग मटेरियल है, इन्वायरमेंट है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, सॉइल मैकेनिक्स है, RCC स्टीरो स्ट्रक्चर है। ये आपका पार्ट है, टेक्निकल का पार्ट है, जो कि आपका 80 नंबर का यहाँ से आएगा। तो आपने अगर तैयारी शुरू की होगी, इस सिलेबस को आपने पढ़ा होगा 6 महीना पहले, अगर आपने पढ़ लिया है सिलेबस को, तब आप आते होगे क्वेश्चन के प्रैक्टिस पे। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप टेक्स्ट बुक से भी करते होगे, टेक्स्ट बुक से आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते होगे, लेकिन अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही बड़ी बात नहीं है। आपको जो क्वेश्चन सही लगे वो तो आप सही कर, लेकिन जो गलत हुआ उनका क्या? उन गलत वालों को अलग से एक नोट्स बनाओ, अपनी कमियां उसमें लिखो। जब आपके सामने आपकी कमियां होंगी तो आपको लामोहला उस पर काम करना होगा। जब आप अपने सामने हमेशा वो देखोगे मेरा पॉजिटिव, मतलब कि हर क्वेश्चन सही हो रहा है, तो आप उस नेगेटिव वाले का भी एक नोट्स बनाओ। ठीक। अब कुछ बच्चे होंगे जो क्या करेंगे कि
आपके पास एसएससी जी पीआई की होगी, उसको सॉल्व करेंगे, यूथ ए बुक की प्रैक्टिस करेंगे, एएससी प्रीलिम्स तक सॉल्व कर रहे होंगे। पर अगर आपने इतना सारा कर लिया होगा एक बार, तो आपको फिर से एक बार मैं बता रहा हूं कि फिर से अपने सर्वेइंग के एक टॉपिक को फिर से रिवीजन करो, फिर से पूरा सिलेबस पढ़ो, फिर से रिवाइज करो, और फिर से जा करके आपके यूथ जेई लगाओ, एसएससी जेई लगाओ, एएससी प्रीलिम्स लगाओ। उसके बाद एक बात और, अगर आपने नहीं किया अभी तक तो कर लेना, 2022 में जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, चाहे वो स्टेट के हों, चाहे आपके सेंट्रल के हों, चाहे आपके कोई महारत्ना मिरत्ना कंपनी के हों, उन सारे एग्जाम को एक बार ओवरव्यू लिया करो कि यार एग्जाम में क्या चल रहा है, करंट में क्या पूछा जा रहा है, क्या वो जो चीज़ें पूछ रही हैं क्या मैं उसको पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ। बाकी अगर आप ऐसा काम नहीं करोगे तो आपने नोट्स को, मेरे साथ क्या हुआ था, एक वाकई घटना बताता हूँ। मैंने अपनी तैयारी 17 में शुरू की थी, तो उस समय मैंने जिसको संस्था से ज्वाइन किया था, तो जो नोट्स बनाया जाता था उसी नोट्स को बार बार पढ़ता था। उतना अनभिज्ञ था, मुझे जानकारी नहीं थी कि मैं पीआई को काम करूं, ना उतना मेरे पास मोबाइल था कि मैं अपनी मोबाइल से देख सकूं, ना कुछ चीज़ें थी उतनी नहीं थी, ना मेरे पास कोई प्रीवियस था। सो बस जो पढ़ाया जाता था उसी को बार बार पढ़ के जाता था। एग्जाम में जब बैठा मालूम पड़ा वहाँ से क्वेश्चन आया ही नहीं, तो सारी की सारी मेहनत बेकार गई। रात के चाहे तुम 2-2 बजे तक पढ़ो, 3-3 बजे तक पढ़ो, पूरी पूरी रात पढ़ो, जब उस कंटेंट से आपका आना ही नहीं है तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। आपको देखना होगा कि जो टीचर हमको पढ़ा रहा है क्या वो चीज़ें हमारे एग्जाम में आ भी रही हैं, बस केवल ऐसे मटेरियल भर भर के देता चला जा रहा है। तो इस बात को आपको देखना होगा। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे इतना पूरा जो है करना होगा, आपको यहाँ पे अपना सारा चीज़ें रिवाइज करनी होगी। बाकी अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो हमसे इस बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।